पढ़ना शुरू किया जाए। क्या क्या बोल रहे हैं? पढ़ लीजिए। कमेंट। ऑनलाइन वालों कोई समस्या है तो बताइए। आप लोग के जीवन में तो रहेगा ही समस्या वैसे। नहीं है कोई? क्या समस्या है, कुछ तो। पढ़ रहे हैं, घर वाले पैसा दे रहे हैं। क्या क्या समस्या है? खाते पीते होंगे, 10 बजे सो जाते होंगे। 2 बजे के बाद? 12 बजे? अच्छा। अच्छा, 12-1 बजे सोने वाली बात नहीं है कि 12-1 बजे तक आप करते क्या है, ये जरूरी है। चलिए। एक छात्र बोल रहे हैं समस्या ये है कि याद नहीं होता है। ये तो आप लोग की जिम्मेदारी है ना याद करना। ठीक है सर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दरोगा लेवल से ऊपर है। सब ऊपर नहीं होता है, सब सही है। ठीक है। चलिए। क्या बोले? सब सही है, हार्ड पढ़िए। एकदम सब चाहता है आसान। न्यूट्रॉन की खोज किसने करा? क्यों? हाँ तो भाषा कठिन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा भाई? आसान जानते हैं ना, आसान जानते हैं सब। अरे आसान सवाल जानते हैं, कठिन पढ़ लीजिए। तो हम क्या करें फिर? क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ है उपाय? नहीं है? क्या बोल रहे हैं? क्या दे दीजिए? आरक्षण इसमें किस प्रकार का है बताइए? चलिए कमेंट हटाइए, सब ठीक है। करंट अफेयर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर लिख के आ रहा है ना आप लोग का पढ़ा हुआ रहता है ना? रहता है? नहीं है? नहीं है? हाँ, पढ़ा हुआ है ना सब। अरे 12-13 के बाद देखिएगा, 13-14-15 जो भी सवाल है, मैक्सिमम 12, मिनिमम 12, मैक्सिमम 15, 15 के बाद का सब सवाल आप लोग का पढ़ा हुआ है। ठीक है। आप लोग के मटेरियल से अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये तो जिम्मेदारी आप लोग की है। अभी एक छात्र लिख रहे थे कि सर क्वेश्चन कहां से है। अरे यार, पढ़े होते तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती, क्यों? हाँ, पढ़े होते आप तो ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्वेश्चन कहां से है। सब आप लोग के मटेरियल से पढ़ा हुआ है, किसी दिन अगर डाउट होगा तो ला के यहां दिखा देंगे। ठीक है। आप लोग का पेपर रिटन फॉर्मेट में होता है, पूरा पेपर लिख के जाता है ना। देखिए, पेपर आपका लिख के भेजा जाता है वहां पे जहां पे प्रिंट होने जाता है। आप लोग अपनी चीजों के साथ, पढ़ाई के साथ मजाक कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी यहां से करेंगे। समझ रहे हैं? आप अपना, एक व्यक्ति करेगा तो अकेले का नुकसान होगा, यहां से टीचर करेगा तो सबका नुकसान होगा। समझ रहे हैं? तो आप मजाक कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी करेंगे। देखिए, सारा कुछ करंट अफेयर, देखिए करंट है ना, देखिए लिख कर भेजते हैं। ठीक है। सारा मटेरियल यहां से 75 क्वेश्चन का मॉडिफाई करके जाता है, इसलिए भाषा कठिन होती है। समझ रहे हैं ना? पढ़ने की भाषा आसान है, एग्जाम की भाषा कठिन होती है। आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ के तो सब जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। यार, एग्जाम की भाषा अलग होती है, क्लासरूम की भाषा अलग होती है। आप लोग को हम एग्जाम वाला क्वेश्चन सेम देकर फील कराते हैं। समझ रहे हैं ना? अब नॉर्मली हम क्वेश्चन को खुद ही अवॉइड करते हैं। जैसे किसी चैप्टर का नॉर्मल क्वेश्चन होता ही नहीं है सेट में, ये आप लोग देख रहे होंगे, पहले दिन से आप मिला लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हम उसको डालेंगे ही नहीं कभी क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। डिस्कशन में हम खुद ही बोल देंगे 1-2 बार। तो उस क्वेश्चन को हम एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों बनाएं? 25 क्वेश्चन मुझे चैप्टर से ढूंढना है, तो 25 हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ढूंढेंगे ना, कि लो क्वेश्चन को लेके हम क्या करेंगे बताइए? लो क्वेश्चन रहता तो डिस्कशन 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता। समझ रहे हैं ना? डिस्कशन यार इतना तेज कराने के बाद 1.5 घंटा से ऊपर 2 घंटा चला जाता है। कारण यह है कि क्वेश्चन का अपना एक लेवल होता है। ठीक है। होमवर्क सीरीज का लेवल बना रहेगा, बाकी आप लोग कुछ भी कहना है कहिए, मुझे फर्क देखिए नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। तो थोड़ा देख लेते हैं हम भी। देखने में तो ठीक है लग रहा है। क्या है? सॉल्व करने में कठिन है? पेपर को आप जिसे पहली नजर देखते हैं, एग्जाम वाले पेपर को पहले पलट के देखते ही है ना, साफ बन जाएगा। बनाना शुरू करते हैं फिर।
तो ऐसे तो मुझे भी लग रहा है कि सब आसान है और ठीक भी है। जैसे कुछ सवाल है, देखिए 24 नंबर का सवाल पढ़िए, 24 नंबर पढ़िए, है ना सवाल पढ़ा हुआ है कि नहीं है? पढ़ा हुआ 24 नंबर। तब बताइए कहां कमी है भाई? 24 नंबर पढ़िए, 28 नंबर पढ़िए, 29 नंबर पढ़िए। देखिए पढ़ा हुआ नहीं है, लूनर है ना, लुपेक्स मिशन है, लूनर पोलर है, ये सब प्यार पढ़ा हुआ है। अरे लुपेक्स का मतलब नहीं समझते हैं? यल यू से लू हो गया, पी का मतलब पोलर हो गया, ठीक है, एक्स का मतलब एक्सप्लोरेशन हो गया, है ना लिखा हुआ लुपेक्स। बस उसी बात को हम थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में डाल देते हैं तो आप लोग को लगता है कि नहीं सब कठिन हो गया। ऐसा नहीं है। अरे यार आसान क्वेश्चन देते तो मेरे लिए भी तो आसान होता, फट से बना के चले जाते। कठिन देते हैं तो हम खुद अपने लिए समस्या मोल लेते हैं और आप लोग कहते हो कि ये कभी तो एक इतना कठिन दे देते हैं कि बाद में रियलाइज होता है कि ओ हो ही क्यों डाल दिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए। चलिए, मेरे वसूलों पे शक नहीं करना है किसी को, ठीक है। बहुत मेहनत होती है, आप लोग रियलाइज नहीं करोगे, मतलब एक लेवल की मेहनत हो रही है, ठीक है। लगातार बने रहिए। चीजों में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो जानते हैं खराब होती हैं चीजें, सपोर्ट करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। त्योहार पे क्लास है, ये बात हम लगातार आप लोग से बोलते जा रहे हैं। लगातार क्लास है, छठ के टाइम आप लोग की छुट्टी होगी। कम से कम 1000 लोग इस पटना में बने रहिएगा इस बैच में पढ़ने वाले, ठीक है, ताकि आप लोग की क्लास को हम संचालित करवा पाए सुलभ ढंग से, ठीक है। नहीं, ऑनलाइन किसी भी तरह से कोई क्लास फ्री नहीं है, जो क्लास जैसे है वैसे है। हाँ, ऑफलाइन क्लास आप लोग की दीपावली भर चलेगी। छठ के टाइम 2 से 3 दिन अप्रॉक्स बंद करना चाहिए। क्यों? 3 दिन में हो जाएगा ना, मतलब वापसी। जैसे क्लास शाम का है, नहीं तो ऐसे 4 दिन सुबह रहता तो 4 दिन, लेकिन क्लास शाम के टाइम है, ठीक है ना। 3 दिन बंद रख के चौथे दिन हम लोग शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए, दिया है क्योंकि एग्जाम का टाइम है 14 तारीख, जब हम बोल दिए तो रिस्क कौन लेगा बताइए? सिलेबस खत्म करना है ना पूरा, एकदम सिलेबस का एक एक हिस्सा पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। अरे जितना पहले समाप्त होगा उतना रिवीजन का टाइम मिलेगा अपने को, रिवीजन का टाइम मिलेगा आप लोग के लिए, कुछ नया उसी में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जैसे सिलेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग हो जाएगा। क्यों? ऐसा हो सकता है ना। तो प्रयास आप लोग ये करिए कि जल्दी समाप्त हो जाए ताकि कुछ नया जान पाए हम, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। देखिए, हम अपनी चीजों के प्रति ईमानदार हैं, जो मेरे मन में बात होती है हम बोल देते हैं, आप लोग किस वे में उसको समझते हैं या आप लोग समझें। दिया है प्रश्न, दिया है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह आईयूसीएन विश्व संरक्षण क्षेत्र आयोग द्वारा किया गया था। यानी इस पुरस्कार को प्रदान करने वाला कौन है? आईयूसीएन है। कौन है? आईयूसीएन द्वारा प्रदान किया गया था। अच्छा हाँ है, प्रदान किया गया किसके द्वारा? आईयूसीएन। प्रश्न करेगा रेंजर अवार्ड को प्रदान कौन करता है? आईयूसीएन। याद कैसे रखना है समझिए। अगर ऑप्शन में यूएनडीपी दिया, डीपी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि रेंजर का मतलब किससे होता है? जंगल से। किससे संबंध है? रेंजर शब्द का यूज ही हम जंगल के लिए करते हैं, जंगल के ऑफिसर को बोलते हैं ना रेंजर ऑफिसर, ठीक है। तो रेंजर शब्द का संबंध ही जंगल से होता है। तो रेंजर अवार्ड को देने वाला कौन हो जाएगा? आईयूसीएन। कौन है? आईयूसीएन। और आईयूसीएन की अगर हम बात करते हैं तो आईयूसीएन की स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है सन 1948। कब होती है? 1948। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर? स्विट्जरलैंड। और भैया ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन क्या करता है? बुक जारी करता है। क्या जारी करेगा? बुक जारी करेगा, जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं, येलो डाटा बुक कहते हैं। मतलब कई सारी किताब होती है, इसमें किताब सबसे प्रचलित है कौन सा? रेड डाटा बुक। कौन सा? रेड डाटा बुक। जितने भी जानवर जो कि विलुप्त हो चुके हैं उनकी संख्या को कहां पर दिखाया गया है? रेड डाटा बुक में। देखिए प्रश्न डायरेक्टली पूछा है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो आईयूसीएन। कौन जारी करेगा? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन। कौन जारी करेगा? आईयूसीएन करेगा। पुरस्कार माउंट आबू में प्रदान किए गए, माउंट आबू धाबी में प्रदान किए गए थे। बात क्या है? सही है, आबू धाबी के अंदर इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। यानी कथन दोनों सही है, एक और दो सही। बनाइए, नोट करिए इसको। हो गया, पुरस्कार अबू धाबी के अंदर प्रदान किए गए थे और किसके द्वारा दिया गया? तो आईयूसीएन। किसके द्वारा दिया गया? रेंजर अवार्ड किसने प्रदान किया? कहां पर किया? रेड डेटा बुक कौन जारी करेगा? आईयूसीएन की स्थापना, हेडक्वार्टर। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है कि केंद्रीय मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 2025-26 की घोषणा किया है।
आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय? उत्तर क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। तो जब आयुष मंत्रालय ने शुरू किया तो जाहिर सी बात है स्पार्क योजना का संबंध किससे होगा? स्वास्थ्य से। किससे होगा? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य से। इसका संबंध किससे है? ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ग्रामीण स्वास्थ्य से, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। योजना, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पार्क। क्या नाम होगा? स्पार्क हो जाएगा। और स्पार्क कौन से नंबर का है? तो 4 नंबर की योजना है, यानी लंबे समय से चलाई जा रही, इसका अपडेटेड वर्जन है स्पार्क 4। शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा? आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव का नाम सुना है? ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव जो हुआ, योग महोत्सव, इस योग महोत्सव का भी संचालन किसके द्वारा करा गया? योग महोत्सव का संचालन किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के बारे में हमने एक बात आपसे बताई है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब होती है? सन 2014। सन 2000 नया बना मंत्रालय, और इस मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे श्रीपत नायर। कौन? आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन? श्रीपत नायर। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन? श्रीपत नायर। श्रीपत नायर मंत्री थे पहले, और वर्तमान मंत्री पूछेगा सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के 2025 में मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। बना लेंगे इतना। चलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है, और वाणिज्य और उद्योग का संबंध उद्योग से होगा। और गृह मंत्रालय की बात करते हैं, गृह प्लस सहकारिता। कौन सा? सहकारिता। गृह प्लस सहकारिता मंत्रालय, ये दोनों एक ही मंत्रालय का स्वरूप है, और इस दोनों मंत्रालय का संचालन कौन कर रहे हैं? अमित शाह। कौन कर रहे हैं? गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और गृह मंत्रालय ने सीबीआई के साथ मिलकर एक पोर्टल का गठन किया जिसका नाम है भारत पोल। क्या नाम है? भारत पोल पोर्टल को सीबीआई और कौन शुरू करता है? गृह मंत्रालय। सीबीआई और कौन? भारत पोल पोर्टल सीबीआई और कौन? गृह मंत्रालय। भारत पोल, सीबीआई और गृह मंत्रालय। लिप्स 2025 के बारे में कथनों पर विचार करिए। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्या करा गया? लॉन्च करा गया। वित्त मंत्रालय ना, गलत बात है, ध्यान रखिएगा। लिप्स के बारे में पूछा है, लिप्स के बारे में पूछा है। ये एक प्रकार का पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है। और इसको शुरू करा गया किसके द्वारा? इसको शुरू करा गया आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा शुरू करा गया? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। यह लॉजिस्टिक प्रदर्शन से संबंधित है। बात अपने आप में क्या है? सही है। जितनी भी नई चीजें, लॉजिस्टिक का मतलब नई चीजों है, और नई चीजों को दिखाने के लिए एक प्रकार का ये पहल है, लिप्स पहल, और इसको शुरू करने वाले कौन है? तो आरबीआई। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है? सही है। कथन सत्य कौन सा? केवल 2 सही है। याद करिएगा, क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के हम पेपर में दे देते हैं ताकि आप लोग को हम रिवीजन करा पाए और याद करा पाए। नोट कर लीजिएगा, आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935। अधिनियम था 1934। प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहां पर? कोलकाता। 1935 से लेकर 37 तक हेडक्वार्टर कहां? कोलकाता। 37 के बाद कहां? मुंबई। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहां? मुंबई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? और अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? आरबीआई के अंदर गवर्नर की संख्या 1, गवर्नर की संख्या, और उप गवर्नर की संख्या 4। उप गवर्नर की संख्या, अभी हाल ही में एक व्यक्ति को उप गवर्नर चुना गया। कौन? कौन? शिशिर चंद्र मुर्मू। शिशिर चंद्र। आरबीआई के अंदर उप गवर्नर के तौर पे हाल ही में किसे चुना गया? शिशिर चंद्र मुर्मू। और आरबीआई के अंदर उप गवर्नर के तौर पे महिला कौन सी चुनी गई है? कौन? पूनम गुप्ता। क्या नाम है? आरबीआई के अंदर महिला उप गवर्नर कौन? पूनम गुप्ता। और प्रश्न करेगा उप गवर्नर के रूप में भी हाल ही में किसको चुना गया? तो शिशिर, ध्यान रखिएगा, शिशिर चंद्र मुर्मू को चुना गया। आरबीआई से 2 सवाल और है। सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई से प्रश्न करेगा, आरबीआई ने मौद्रिक नीति को बताया। किसको बताया? मौद्रिक नीति। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर कितना बताया? 4.5%। कितना बताया? 4. आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर को बताया कितना? 4.5%। 4 कितना? 5%। प्रश्न करेगा सीआरआर। क्या पूछेगा? सीआरआर। और क्या पूछेगा? आरआर। और क्या पूछेगा? ट्रिपल आर। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और आरआर का मतलब होता है रेपो रेट। ट्रिपल आर का मतलब रिवर्स रेपो रेट। और ध्यान रखिएगा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है, एक होता है बीआर। क्या होता है? बीआर। क्या होता है? बीआर। एक होता है बीआर और एक होता है एआर। क्या होता है?
AR, एक होता है AR। इन सभी को जारी कौन करता है? इन सभी को जारी कौन करेगा? RBI। कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। कई बार ये सवाल आता है, मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? RBI। मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? RBI। और मौद्रिक नीति की दर कितना? 4.5%। मौद्रिक नीति की दर 4। CRR को जारी कौन करता है? भारत में नगद आरक्षी अनुपात का लेखा जोखा कौन करेगा? कौन करेगा? CRR, RR, RRR ये सब जारी कौन करता है? RBI। सब बना लेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे भैया, हमेशा बदलता है यार। आज बताएंगे, 10 दिन बाद फिर बताइए, एग्जाम के टाइम बताइएगा, बोल देंगे। 15 दिन में बदल जाता है, 15 दिन में बदलेगा, तो हर 15वें दिन मुझे फिर एक बार नया बताना होगा। एक बार याद हो जाएगा, फिर भूलने में दिक्कत होगी, समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए हम भी कुछ चीजों को सोचते हैं यहाँ से। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों याद है, अभी बोल देंगे, आप लोग याद कर लेंगे और लगातार रटेंगे, कंस्टेंट माइंड में घुसेगा, फिर 15 दिन बाद बदलेगा, फिर कौन झेलेगा उसको। दिया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किया है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दिया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सा? IT मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें है उत्तर लगाने लायक दो चीजें हैं, एक तो प्रौद्योगिकी भी है, उद्योग वाला भी है, कृषि भी है, यानी सब लग रहा है उत्तर होगा, लेकिन जो सबसे अलग है वही क्या है? उत्तर लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सा मंत्रालय? IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किसने करा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन? IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, और इस मंत्रालय को सहयोग किसने प्रदान किया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। लिखिएगा, सहयोग प्रदान किया गया, सहयोग, सहयोग प्रदान किया। इसमें सहयोग किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से इसमें सहयोग लिया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट, अभी बता रहे थे, रेड लिस्ट को जारी कौन करेगा? IUCN। कौन जारी करेगा? IUCN रेड लिस्ट के बारे में कथनों पर विचार करिए। हुडेड सील को असुरक्षित श्रेणी से लुप्तप्राय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी असुरक्षित से कहां स्थानांतरित किया गया? लुप्तप्राय। लुप्तप्राय का मतलब ऐसा जीव जो दिख रहा है लेकिन कुछ समय बाद खो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें शामिल कर दिया गया किसको? हुडेड सील को। किसको शामिल किया गया? हुडेड सील एक प्रकार का समुद्री जीव है। कैसा जीव है? समुद्री या जलीय बोल सकते हैं, एक प्रकार का समुद्री जीव है। इसको लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल किया गया। वर्तमान में कितनी विलुप्त होने वाली जातियां हैं? तो 48,600 कितना है? 46। 48,646 लगाइए, इस पे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है कि वर्तमान में IUCN के डेटा के अनुसार भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं कौन है? कितनी है? तो 48,646, और पूरे विश्व के पटल पे है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में 48,646 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के खतरे के कगार पे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट दोनों अपने आप में क्या है? आगे प्रश्न दिया है कि नौसेना हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? सीधे तौर पे कहा गया, त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र। कौन सा? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र की अगर हम उद्घाटन की बात करते हैं, कहां से? विशाखापत्तनम से। कहां से? विशाखापत्तनम से। त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से करा गया? तो विशाखापत्तनम से करा गया, विशाखापत्तनम से। और भैया यहीं से ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा रुद्रम, प्रश्न करेगा आपसे रुद्रम, क्या पूछेगा? रुद्रम। ध्यान रखिएगा, रुद्रम एक प्रकार की क्या है? मिसाइल है। रुद्रम एक प्रकार की क्या है? मिसाइल है। रुद्रम एक प्रकार की मिसाइल है, और इसका जो दूसरा चरण था हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, और कहां से किया गया? उड़ीसा से। कहां से? रुद्रम का दूसरा चरण कहां से लॉन्च किया गया? उड़ीसा। कहां से लॉन्च किया गया? उड़ीसा। भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? रुद्रम। भारत की दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। और लॉन्च कहां से करा गया? उड़ीसा। कहां से? उड़ीसा। और त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से किया गया? त्रिनेत्र नामक मिसाइल का उद्घाटन कहां से? त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से? विशाखापत्तनम।
ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र कहां से? विशाखापत्तनम। और रुद्रम पूछेगा तो कहां से? उड़ीसा। कहां से? उड़ीसा। और रुद्रम सतह से हवा में कि हवा से सतह में? कहां पे मार करेगी? हवा से। कहां? हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। कहां मार करेगी? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और भैया एक बात यहीं से और याद रखिएगा, अगर विशाखापत्तनम पूछेगा इसकी अवस्थिति कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा राष्ट्रीय योग सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? योग सम्मेलन। अगर राष्ट्रीय योग सम्मेलन की बात करेगा, योग सम्मेलन, राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर करा गया या आयोजन कहां पर? विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन सन 2025 वाला कहां पर? विशाखापत्तनम। और आयोजन का उद्घाटन करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। बना लेंगे इतना, ध्यान रखिए। कोचीन के अंदर बंदरगाह और एयरपोर्ट। कोचीन का पोर्ट का मतलब बंदरगाह और एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डा। क्यों भैया? सही है ना? ठीक है। कोचीन एयरपोर्ट की बात करते हैं, 100% सोलर संचालित, 100% सोलर संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन है। कौन सा? कोचीन। और प्रश्न करेगा अरब सागर की रानी कौन सा है? तो कोचीन बंदरगाह। अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगाह है? तो कोचीन बंदरगाह। अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगाह? कोचीन। और विजयपुरम की बात करते हैं तो ये भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा आपका विजयपुरम। बाकी चेन्नई के बारे में तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़े यहां से। क्या? अच्छा एक सेकेंड, श्री विजयपुरम है ना? ओहो, ना ना, खाली विजयपुरम देगा तो आंध्र प्रदेश, और श्री विजयपुरम देगा तो कौन सा होगा? हाँ, अंडमान निकोबार। क्या होगा? अंडमान और निकोबार। इसकी कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिएगा, कैपिटल कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का ही नाम बदल के क्या रखा गया? विजयपुरम। क्या रखा गया? हाँ ठीक है, श्री विजयपुरम रखा गया, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे अगर विजयपुरम पूछेगा तो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं के पहले आभासी संग्रहालय के संदर्भ में। ठीक है, चुराई गई वस्तुएं, जैसे कुछ चीजें चोरी हो जाती हैं, जैसे कोहिनूर हीरा भारत का था, चोरी हो गया, भारत में है? नहीं है। लेकिन ब्रिटेन से हम लोग फोटो मंगवाए, वर्चुअल तौर पर उसको एक म्यूजियम में दिखाया गया। इसी को कहा गया चुराई वस्तुओं के आधार पर आभासी एक म्यूजियम की स्थापना। यही पूछा है ना? ठीक है, दिया एक आभासी संग्रहालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जैसे कोहिनूर हीरा भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, लेकिन ऐसा म्यूजियम बनेगा कि जो जो वस्तु भारत से बाहर चुराई गई है उन सभी वस्तुओं को भारत में क्या करा जाएगा? दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का म्यूजियम, और इसको शुरू करने वाला कौन हो जाएगा? यूनेस्को। और ये एक इस प्रकार का जो म्यूजियम होगा ये किसके द्वारा वित्त पोषित होगा? विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित होगा। और इसमें संचालन में सहयोग कौन करेगा? इंटरपोल। कौन करेगा? इंटरपोल। इसके संचालन में सहयोग कौन करेगा? जो भी चीज विश्व स्तर पे चुराई गई है सबका डेटा किसके पास है? इंटरपोल, उसी के पास है ना भाई। इंटरनेशनल पुलिस के अंडर में ही सारा मामला है, तो वही तो बताएगा कि आपकी ये वस्तु यहां से चुराई गई है, तो उसको वर्चुअल तौर पे दिखाया जाएगा भारत के अंदर, ध्यान दीजिएगा। और लगभग विश्व के अंदर भी अन्यत्र देशों में दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वस्तु वास्तव में चुराई गई है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट एक और दोनों क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा, एक और दोनों सही। चुराई गई वस्तुओं के आधार पर आभासी संग्रहालय, ये कौन बनाने की घोषणा कर रहा है? यूनेस्को। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अब इस सूची में भी वस्तुएं जुड़ेंगी धीरे धीरे, याद करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, मूर्त याद किए थे, अमूर्त याद किए थे। ठीक है, और एक श्रेणी आती है, उस श्रेणी आप लोग को पढ़ाई ही नहीं जाती है। ठीक है, एक श्रेणी और आती है जिसमें केवल नॉमिनेशन होता है बस, और वो नॉमिनेशन से उठाकर मूर्त या अमूर्त में डालते हैं। उस श्रेणी को आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां से कि किस श्रेणी को यूनेस्को के अंदर या किसी इमारत को नॉमिनेट करा गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिया है आभासी संग्रहालय के संदर्भ में सांस्कृतिक वस्तुएं जो चुराई गई हैं उसको कौन मंगाएगा? यूनेस्को। और इसमें वित्त पोषित कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। और संचालन में सहायता कौन करेगा? इंटरपोल। कौन करेगा? इंटरपोल। भैया अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को, अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को से सन 2025 में, यूनेस्को से सन 2025 में बाहर हुआ। क्या हो गया? बाहर हुआ। अब नाम लीजिए कौन? 2025 में यूनेस्को से बाहर कौन हो गया? अमेरिका। 2025 में यूनेस्को से बाहर कौन हुआ? अमेरिका हो गया। और यूनेस्को ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी, कहा सॉरी डब्ल्यूएचओ से, कहां से? हाँ, डब्ल्यूएचओ से भी बाहर है, डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया है।
यूनेस्को और WHO इन दोनों से बाहर कौन हो गया है? अमेरिका। कौन बाहर हुआ? अमेरिका। ये लाइन ध्यान रखिएगा, आपके लिए बड़ी जरूरी है। अमेरिका बाहर हो गया। यूनेस्को की बात करते हैं, स्थापना कब होती? 1945। स्थापना होती 1945। मुख्यालय कहां पर? पेरिस में। कहां पर? पेरिस। यूनेस्को को लेकर 2025 में एक सम्मेलन का आयोजन करा गया। सम्मेलन, यूनेस्को पर आधारित सम्मेलन 2025 वाला कहां पर? पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत यूनेस्को में कब शामिल होता है? सन 1983। कब शामिल होता है? भारत कब शामिल होता है? 1983। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में यूनेस्को की दो तरह की धरोहर, एक तो मूर्त है और दूसरी कैसी है? अमूर्त है। एक मूर्त और दूसरी कैसी? अमूर्त। मूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? तो 44। कितनी है? और अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। 15वीं धरोहर कौन सी? गरबा। और 44वीं कौन सी हो जाएगी? मराठा का सैन्य परिदृश्य। क्लियर है ना? चलिए आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जिसका नाम है इरसा, क्या नाम है? इरसा, IRSA मानक को जारी किया है? इसरो ने, CSIR ने, DRDO ने या प्रसार भारती ने? उत्तर क्या है? DRDO। ध्यान रखिएगा, रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जारी करने वाला कौन है? DRDO। रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन जारी किया? DRDO। निसार, निसार, निसार इसरो और निसार, इसरो और नासा। इसरो और निसार को कौन जारी किया? इसरो और नासा ने। निसार, इसरो और आर्टेमिस पूछेगा तो केवल नासा। आर्टेमिस पूछा तो नासा। रुद्रम मिसाइल बनाने वाला कौन? DRDO। रुद्रम फर्स्ट और सेकंड दोनों कौन बनाया? DRDO। सक्षम मिसाइल को कौन बनाया? DRDO। सक्षम बनाने वाला DRDO। DRDO की स्थापना कब होती? 1958। स्थापना कब होती? 1958। DRDO का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। और DRDO के वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, कौन है? DRDO के वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत। कौन है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? समीर कामत। और DRDO का प्रक्षेपण केंद्र पूछेगा तो चांदीपुर। कहां पे है? DRDO का प्रक्षेपण केंद्र कहां पर? चांदीपुर। चांदीपुर कहां पड़ता है? उड़ीसा। चांदीपुर कहां? उड़ीसा। चांदीपुर से लगा एक द्वीप है जिसका नाम है विलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? विलर द्वीप। विलर द्वीप का अन्य नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? APJ कलाम द्वीप। सारी बात मैंने DRDO से बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसरो की अगर बात करते हैं, स्थापना 15 अगस्त 1969। स्थापना 15 अगस्त 1900 कब? 15 अगस्त 1969 में स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी CSIR भारत में मिट्टियों के विभाजन को दिखाता है। CSIR, जिसको हम CSIR, हाँ ठीक है, ये मिट्टियों के विभाजन को दिखाएगा और प्रसार भारती टेलीविजन वगैरह का संचालन करती है। ठीक है, उत्तर लगा लीजिएगा C। प्रश्न करेगा, रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाने वाला कौन है? DRDO। रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन जारी किया? DRDO। कौन जारी किया? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक बार आ चुका है, आने का चांस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल की शुरुआत कहां पर? गोवा में। कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल की शुरुआत कहां पर? गोवा। आयोजन कहां पर? गोवा। और यह विकलांग व्यक्तियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या करा गया? आयोजित किया गया। दोनों कथन अपने आप में क्या है? बनाइए। सिग्मो त्योहार कहां पर? गोवा। सिग्मो त्योहार कहां पर? सिग्मो त्योहार पूछेगा तो गोवा में। सिग्मो त्योहार पूछेगा तो गोवा। प्रश्न करेगा विधानसभा में, कहां पर? विधानसभा में। कहां पर? विधानसभा में। विधानसभा में आरक्षण की मांग कर रहा है कौन? गोवा। और आरक्षण संबंधी विधेयक कहां पेश किया गया? तो गोवा विधानसभा में। कहां पर? गोवा विधानसभा में आरक्षण संबंधी अभी हाल ही में एक विधेयक पेश किया गया, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न करेगा गोवा। गोवा से प्रश्न करेगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता में कौन से स्थान पे है? दूसरा। 100% साक्षरता में दूसरे स्थान पे कौन है? गोवा। 100% साक्षरता में दूसरे स्थान पे गोवा। और समान सिविल संहिता पहली बार लागू कहां हुई थी? गोवा। कहां पे लागू की गई? गोवा के अंदर। आगे बढ़े यहां से। चलिए आगे प्रश्न दिया है, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क, देखिए ये गलत है, ये गलत, नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? राजस्थान में। कहां पर किया गया? राजस्थान। नमो जैव विविधता पार्क, ध्यान रखिएगा, नमो पार्क। नमो पार्क कहां पे? राजस्थान। नमो पार्क कहां पे? नमो पार्क कहां पे? AI पार्क कहां? AI पार्क। AI पार्क कहां पर? AI आधारित पार्क कहां? छत्तीसगढ़। खिलौना पार्क कहां पे? खिलौना पार्क कहां? गांधीनगर। खिलौना पार्क कहां पर?
खिलौना पार्क पूछेगा तो गांधीनगर गुजरात। जनजातीय पार्क कहां पर? जनजातीय पार्क पूछेगा तो जनजातीय पार्क कहां पर? रांची। जनजातीय पार्क कहां? रांची। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करेगा नमो पार्क कहां पे? राजस्थान। एआई पार्क कहां? छत्तीसगढ़। खिलौना पार्क कहां? गांधीनगर। जनजातीय पार्क कहां? रांची। कहां पर? रांची। भैया हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर यूनिवर्सिटी, कौन सी? जयपुर। राजस्थान की जयपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा ये किसका आयोजन कर रही है? तो रिसेंटली सन 2025 के अंदर प्रश्न करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कौन सा गेम? खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन कौन कर रहा है? राजस्थान। राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी? तो जयपुर। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद। क्या पढ़ाया था हमने? हरियाणा का कौन सा हिस्सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर एक मेला कौन सा? सुंदर सूरज कुंड मेला। कौन सा? सूरज कुंड मेला हरियाणा में कहा? हरियाणा में कहा? फरीदाबाद। सूरज कुंड मेला हरियाणा के कहा? फरीदा। और इसमें ध्यान रखिएगा सपोर्टिव स्टेट कौन से हैं? दो राज्य, एक उड़ीसा और दूसरा एमपी। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड मेला में सपोर्टिव स्टेट कौन से हैं? दो। एक का नाम सूरज कुंड, एक का नाम उड़ीसा और दूसरे का नाम उड़ीसा और कौन सा? उड़ीसा और एमपी। कौन सा? उड़ीसा और हमने बताया था कि इसमें देश भी थीम देश है। क्या नाम है? थीम देश कौन? बांग्लादेश और रूस और बस 5 है। कितने हैं? कितने? 5। नाम याद करके आइएगा। बताइए लापरवाही नहीं है कि नहीं? हाँ, इसको याद करके आइएगा, ठीक है? हमने कल ही दिया था। देखो अभी सब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालोगे। दिया है क्वेश्चन कि हाल ही में लॉन्च किए गए यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस यूएमआई, जिसका नाम देते हैं, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस को लॉन्च करने वाला भी रिजर्व बैंक है। कौन लॉन्च किया? रिजर्व बैंक। पीछे भी लॉन्च किया था कौन? रिजर्व बैंक। और इसको भी शुरू करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक। दिया है कि एसेट टोकनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। जैसे करेगा क्या आरबीआई? आरबीआई क्या कर रहा है? अपने स्थानीय बैंकों के साथ एक समझौता कर रहा है कि जैसे आप कहीं पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप कर देते हैं, ऐसा है। टोकन काउंटर, कैश काउंटर पे भीड़ भी होती है। तो आरबीआई ने कहा कि आपको जो भी सामान लेना है तो आपको कैश ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सामान लेना है आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीजिए और वहां से उस सामान का आपको टोकन मिल जाएगा। वो टोकन आप किसी को भी प्रदान करके अपना सामान क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते। ठीक है। तो इस तरह की प्रणाली को विकसित कौन करने जा रहा है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा एसेट टोकनाइजेशन के लिए, एसेट मतलब होता है वस्तु, और इसकी टोकनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और लॉन्च कौन करेगा? आरबीआई। कौन करेगा? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई। यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई। बना लेंगे, इतना लगा लीजिएगा। दोनों, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, केवल 2। आगे यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर कितना बताया? 4 एसएलआर कौन जारी करता है? और सीआरआर कौन जारी करेगा? रेपो रेट कौन? आरबीआई। ध्यान रखिए आरबीआई का 1935 से 37 तक मुख्यालय कहां? कोलकाता। कहां पर? भारत का पहला सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? बायोगैस संयंत्र की बात करेगा तो उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। बायोगैस संयंत्र कहां पर? महाराष्ट्र। एआई यूनिवर्सिटी कहां पर? महाराष्ट्र। एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहां पर? एआई पर आधारित यूनिवर्सिटी कहां पर? महाराष्ट्र में। एआई यूनिवर्सिटी कहां? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई। ध्यान रखिएगा वेब्स समिट की अगर हम बात करते हैं, वेब्स का आयोजन कहां पर? मुंबई। वेब्स का आयोजन कहां पर? मुंबई। और इतना ज्यादा तगड़ा सवाल है कि वेब्स के बारे में अब तक 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में 6 बार, 6 टाइम पूछ चुका है। अभी रिसेंटली, अभी 2 महीने पहले की घटना है और इस घटना को 6 बार एग्जाम ने पूछा। यानी वेब्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर? मुंबई। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित ये कार्यक्रम है। और वेब्स सन 2025, इसकी समिट कहां पर? मुंबई। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आगे दिया है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या है? बंगलुरु। क्या है? कर्नाटक के अंदर बंगलुरु। दलहन पर सम्मेलन कहां? बंगलुरु। दलहनी सम्मेलन कहां पर? दलहनी सम्मेलन पूछेगा। दलहनी प्रदर्शन सम्मेलन, दलहनी प्रदर्शन सम्मेलन कहां पर? बंगलुरु। कहां पर?
बंगलुरु। और ध्यान रखिएगा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी कहां पर, बंगलुरु। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर, बंगलुरु। और एयर इंडिया शो कहां पर, बंगलुरु। आगे प्रश्न दिया है कि सक्षम CUS ग्रिड सिस्टम है, इसको हाल ही में बनाया गया, इससे पहले भी हमने सक्षम पढ़ा है क्या, इससे पहले भी हमने सक्षम पढ़ा है। ये एक प्रकार का सैनिटाइज ड्रोन है, क्या है, सैनिटाइज ड्रोन है, एक प्रकार का सैनिटाइज ड्रोन है। ध्यान रखिएगा एक प्रकार की सैनिटाइज ड्रोन है, कीटाणुओं वगैरह को मारने के काम में आता है सैनिटाइज ड्रोन। और इसका भी निर्माण किसने किया, DRDO ने। कौन किया, DRDO। अब ध्यान दीजिएगा इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से बनाया गया। बात क्या है, सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 9 परिभाषित सामरिक युद्ध क्षेत्र यानी TBS में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बात क्या है, यानी ऐसे क्षेत्र जो कि युद्ध के सुगमता वाले क्षेत्र हैं उन पे हवाई सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा, सक्षम करेगा। कौन करेगा, सक्षम। ठीक है, सुगम क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, सक्षम करेगा। रिसेंटली इसको बनाया गया। उत्तर क्या होगा, 1 और 2। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी, कौन सी, भारत की प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन, दूसरी कौन है, रुद्रम। सेकेंड, दूसरी कौन, रुद्रम। रुद्रम मिसाइल हवा से हवा की सतह से हवा, सतह से हवा। क्यों, हवा से कहा, हवा से कहा, सतह। ना सतह से हवा ना सतह से हवा से सतह, हवा से क्या होगा, सतह। हवा से क्या होगा, सतह। रुद्रम मिसाइल हवा से कहा, सतह। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ध्यान दीजिए इसके 2 चरण, पहला और कौन सा, दूसरा। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी, अरिहंत। कौन सी, अरिहंत। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी, अरिहंत। और दूसरी कौन सी, अरिघात। दूसरी कौन, अरिघात। दूसरी कौन, अरिघात। बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है कि MY भारतीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 और 23 है, 22-23 का, लेकिन दिया गया 25 में। ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा प्रदान किया गया, शिक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय। उत्तर क्या होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार को प्रदान किसने किया, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक वर्ष घोषित किया जिसका नाम क्या था, रक्षा सुधार का। रक्षा सुधारों के वर्ष की घोषणा किसके द्वारा करी गई, रक्षा मंत्रालय। रक्षा सुधारों का वर्ष किसको कहा गया, सन 2025 को कहा गया। कोई दिक्कत इतने में नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं नव भारत साक्षरता। क्या बोलते हैं, नव भारत साक्षरता मिशन। नव भारत साक्षरता मिशन। इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, कार्यक्रम का नाम उल्लास। कार्यक्रम का नाम उल्लास। इसी के तहत एक कार्यक्रम जिसका नाम क्या रखा गया, उल्लास। और उल्लास का आयोजन सन 2025 में किया गया। और कहां किया गया, तो लद्दाख में। कहां किया गया, उल्लास का आयोजन कहां पर, लद्दाख। 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्यों में पहला कौन सा, मिजोरम। पहला राज्य मिजोरम। दूसरा कौन सा, गोवा। तीसरा कौन सा, त्रिपुरा। चौथा कौन सा, लद्दाख। पांचवा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड 2025 किसको दिया गया, जैसा। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया, जैसा। किसको दिया गया, जैसा। पढ़ा हुआ 12 है ना, यहीं से है क्वेश्चन, देख लीजिए। अब सब पढ़ा हुआ है, उम्मीद है उत्तर करेंगे आप लोग। किसको अवार्ड दिया गया, जैसा। किसको दिया गया, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको प्रदान किया गया, महाराष्ट्र भूषण की बात करते हैं, किसको, राम सुतार। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया, राम सुतार का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। कहां से है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब का दिया गया, सन 2025 का। 2025 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको प्रदान किया गया, राम सुतार। किसको दिया गया, राम सुतार को दिया गया। राम सुतार ने किस मूर्ति का वास्तुकार किया, स्टेचू ऑफ यूनिटी। देखो याद कैसे रखना है, सुनिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता की प्रतिमा 182 मीटर, साधु वेदद्वीप, नर्मदा नदी और गुजरात। सब आ गया, सब आ गया, एक ही बात। ठीक है, ऐसे याद करिए एकदम। देखिए हर बात को बोलना जरूरी नहीं है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 182 मीटर, राम सुतार। और द्वीप पूछेगा साधु वेदद्वीप, नर्मदा नदी, और राज्य पूछेगा गुजरात। क्लियर हो गया। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी का कोई सवाल आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, आगे दलाई लामा दिया है, दलाई लामा। दलाई लामा को भी एक अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड कौन सा अवार्ड दिया गया, दलाई लामा को कौन सा अवार्ड, गोल्डन कोई करके अवार्ड था, देख लीजिएगा। कौन सा अवार्ड,
गोल्डन मरकरी अवार्ड, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मरकरी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? गोल्ड मरकरी अवार्ड प्रदान किया गया किसको? दलाई लामा को। किसको दिया गया? दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के अंदर बौद्धों के धर्मगुरु हैं, ध्यान दीजिएगा। मसाकी काशीवारा को कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार? एबल अवार्ड प्रदान किया गया किसको? मासाकी काशीवारा। एबल अवार्ड किसको प्रदान किया गया? मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। भैया जापान का एक तो संगठन है ना, जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंड्याको। क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? निहोन हिंड्याको। क्या नाम है? निहोन हिंड्याको। एक समूह है जापान का जिसका नाम है निहोन हिंड्याको, समाज सेवा करता है। 2024 के अंदर इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का किसको प्रदान किया गया? किसको दिया गया? निहोन हिंड्याको एक प्रकार का क्या है? समूह है। और कहां का होगा? जापान। लेकिन 2025 का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? मारिया कोरिया। किसको दिया गया? किसको दिया गया? मारिया। और कहां की है? वेनेजुएला। कहां की है? बना लेंगे। चलिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? 86वां नदी आयोग की बैठक कहां? कोलकाता। कहां पर? 86वां नदी आयोग की बैठक कहां? सोलर ट्री। कहां पर? सोलर ट्री कहां? सोलर ट्री कहां पर? पूर्वोदयी त्योहार कहां पर? पूर्वोदयी त्योहार कहां पर? और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोलकाता, और वाटर मेट्रो पूछा तो कोच्चिन। वाटर मेट्रो कहां? कोच्चिन। अंडर वाटर मेट्रो कहां? कोलकाता। वेब सम्मेलन कहां? मुंबई। वेब सम्मेलन कहां? मुंबई। वेब सम्मेलन कहां? जल स्थिरता सम्मेलन कहां? नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन। भारत टेक्स कहां पे? नई दिल्ली। भारत पर्व कहां पे? नई दिल्ली। भारत टेक्स कहां? नई दिल्ली। भारत पर्व कहां? नई दिल्ली। और वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कहां पे? नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। रायसीना बैठक भी नई दिल्ली। बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी नई दिल्ली। 24वां सतत विकास सम्मेलन बेंगलुरु कहां पर? नई दिल्ली। कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। पूछा क्या है आपसे? गलत पूछा। लगाइए उत्तर। गलती किए हैं कि सही? सही है सबका? सही है ना? आप लोग बताओ जी, सही है? पता नहीं, बना लिए होगे। चलो चलो आगे। पता नहीं, विश्वास नहीं होता है कभी कभी। आगे दिया है कि शहरी G20 की शहरी और व्यापार निवेशक कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सुनिए भैया, G20 लगा के कुछ भी पूछे, ठीक है, व्यापार पूछे, मंत्री स्तरीय पूछे, कृषि सम्मेलन पूछे, दुनिया भर का कुछ भी पूछे, हमारा जवाब केवल एक ही होगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? हाँ, ध्यान रखिए, G20 की यही खास बात है कि जहां होता है वहीं के लिए समर्पित रहता है। G20 2023 में कोई भी सम्मेलन पूछेगा, मंत्री स्तरीय, रक्षाध्यक्ष की बैठक, समानता की बैठक, शांति सुरक्षा, कुछ भी पूछेगा, उत्तर क्या है? भारत। G20 सन 2023 कहां? G20 सन 2023, हाँ ध्यान रखिएगा, G20 की बैठक सन 2023 वाली कहां? कहां पर? भारत। भारत ने मेजबानी किसको सौंपा? ब्राजील। किसको सौंप दिया? किसको सौंपा? ब्राजील। भारत ने G20 की मेजबानी किसको सौंपा था? ब्राजील। और ब्राजील ने मेजबानी किसको सौंप दिया? किसको सौंप दिया? दक्षिण अफ्रीका। किसको सौंपा? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, G20 की बैठक सन 2025 वाली कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। बना लेंगे। चलिए, उत्तर लगा लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील के अंदर भी कोई बैठक हुई है, कौन सी? ब्रिक्स की। कौन सी? ब्रिक्स की बैठक। ब्रिक्स का ध्यान रखिएगा, कौन सा? 17? ब्रिक्स की कौन सी बैठक? 17वीं बैठक। ध्यान दीजिएगा, और ब्रिक्स की 17वीं बैठक के तहत ब्रिक्स में एक नया देश जिसको आधिकारिक रूप से जोड़ा गया, कौन? किसको जोड़ा गया? इंडोनेशिया को ब्रिक्स में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। किस बैठक में? 17वीं। और 17वीं बैठक का आयोजन कहां पे? ब्राजील। कहां पर? ब्राजील। 17वीं बैठक का आयोजन कहां? कनाडा के अंदर भी। किसका आयोजन? G7। किसका आयोजन? G7 सन 2025 का आयोजन कहां? कनाडा। G7 सन 2024 का आयोजन कहां पर? इटली। G7 सन 2024 का आयोजन कहां पर? इटली। कहां पर? इटली। बना लेंगे भैया इतना। चलिए, आगे प्रश्न दिया है कि महिला समृद्धि योजना 2025 का संबंध किससे है तथा इसकी शुरुआत कब हुई? महिला समृद्धि योजना दिल्ली में। कहां पर? हाँ, महिलाओं को पैसा देने के लिए। कितना पैसा? 2500 रुपया, हाँ, देने के लिए शुरू किया गया था। चुनाव जीतने का ये सब फंडा होता है, समझे ना? ठीक है,
कहां पर शुरू करा गया? दिल्ली के अंदर 8 मार्च सन 2025। दिन भी सब चुन के डिसाइड करता है कि महिला दिवस का दिन ही चुनो, ठीक है, बना लीजिएगा। बाकी पटना है नहीं, पटना उत्तर नहीं है। रांची की बात करेगा, रांची 23 मार्च सन 2018 से रांची में एक योजना शुरू करा गया था, नाम क्या है? जन आरोग्य। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जन आरोग्य योजना। क्या नाम है? जन आरोग्य योजना। इसी का नाम बदल के क्या रखा गया? आयुष्मान भारत। क्या नाम रखा गया? आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना पैसा प्रति व्यक्ति की प्रति परिवार क्या दिया जाएगा? प्रति परिवार 5 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री युवा 3 कार्यक्रम से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। इस योजना के तहत माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए 6 महीने के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेखकों के लिए योजना आई है, लेखकों के लिए योजना है प्रतिमाह 30,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000। कितना रुपया? प्रतिमाह कितना हजार? 10,000 रुपया। प्रतिमाह कितना हजार? 10,000 रुपया। और 30 साल से 50,000। 50,000 ये हम ही मिस कर रहे हैं, 30,000 लिखे हैं। 6 माह के लिए हर महीना 50,000 दिया जाएगा, ज्यादा लग रहा है यार। अच्छा ठीक है, 6 महीने के लिए 50,000 ना। नोट्स है किसी के पास? हो सकता है लिखने में गलती हुई हो। हाँ दिया है। हाँ 6 महीने के लिए प्रतिमाह 50,000। ओ ये तो बहुत ज्यादा है जी। चलिए हाँ 6 महीने के लिए प्रतिमाह कितना? 50। आवाज ना करिए। 6 महीने के लिए प्रतिमाह कितना? 50,000। प्रतिमाह कितना देने की बात की गई? 50,000। और इसमें उम्र सीमा को कितना बताया गया? 30 साल से कम बताया गया, ध्यान दीजिएगा। यानी स्टेटमेंट पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 सही। लाइए क्या लिख के दिए हैं? डुरंड रेखा। ओह ये सब तुम यार अभी का विषय ये नहीं है क्या? दिया है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। और कौन? पहला स्थान किसका है? दूसरा किसका है? पहला किसका? दूसरा किसका? ध्यान रखिएगा, विकास दर। क्या है? विकास दर। विकास दर के अनुसार बात करेंगे, सबसे अधिक वृद्धि कौन कर रहा है और सेकंड वृद्धि कौन कर रहा है? दूसरे नंबर पे ग्रोथ रेट में टॉप पे कौन है? कर्नाटक। सेकंड टॉप कौन? बिहार। सेकंड टॉप कौन? बिहार। मध्य प्रदेश उड़ीसा की बात करेंगे तो ये सहयोगी राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? सहयोगी राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? और सहयोग कहां कर रहे हैं? सूरजकुंड में। कहां पर? सूरजकुंड मेला के अंतर्गत सहयोगी राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और कौन? उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बाकी केरल और कर्नाटक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप पर अगर प्रश्न करेगा विकास दर में कौन है? कर्नाटक। और ध्यान रखिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एसडीजी में, सभी में टॉप पे कौन है? केरल है। कौन है? केरल। प्रश्न करेगा हेल्थ में, एजुकेशन में, सेक्स रेशियो में, इन सभी में टॉप पे कौन है?